show Maya Talkies. अभी तक जो आपका करियर रहा है स्टार्ट टू प्रेजेंट, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? शिल्पी जी, अप डाउन्स मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा आए हैं। ऐसे आए हैं कि जीवन का मतलब मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। किस तरह से क्या क्या खो के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ मेरी मानसिक स्थिति क्या है। सारे अपने खो चुका हूँ। उसके बाद में शिल्पी जी 2018 में मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। उनको टीबी था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वो सॉरी उनके हार्ट ट्रांसप्लांट होने थे। तो उस वजह से 2018 में मेरी वाइफ भी खो गई। हैदराबाद मेरा आना जाना रहता था। तो मेरे साथ में तो कई तरह के मतलब मेरी लाइफ में कई तरह की झटके मुझे लगते रहे और मैं एक दुख के साथ, एक इरादे के साथ आगे बढ़ता रहा। जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, या आपको सिर्फ यही लगा कि यहाँ दोस्ती से ज्यादा कंपटीशन मायने रखता है? दोस्ती हुई मेरी दूसरी पारी में। जब मैं आया तो मैंने धीरे धीरे दोस्त बनाने शुरू किए। इस कड़ी में सुभाष पारेख हैं, घाटकोपर में रहता था मैं उन दिनों जब मैं आया था। मारवाड़ी है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी है मेरा दोस्त। तो वो हमेशा मतलब मॉरल सपोर्ट देता था। दोस्ती तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दोस्त तो होना ही चाहिए, और अच्छे दोस्तों को कोई खोना भी नहीं चाहता है। तो दोस्त तो इम्पोर्टेंट होते ही है। दीपक दरियानी इंडस्ट्री में एक्टर है, आप जानते होंगे, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। वो भी मेरा साथ देता रहता है। राजकुमार जी हैं, वो हैं, साहिल पटेल है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। और मेरे अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री में। मतलब मैं एक बार दोस्ती करता हूँ तो फिर ऐसा तोड़ने वाला चक्कर नहीं रखता। मैं फिर पूरी शिद्दत से, अगर मेरा दोस्त कोई रूठ भी गया है तो पूरी जान लगा के उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। आखिरी दम तक मैं उसको हाथ जोड़ के मनाता हूँ, भाई मेरी गलती है तो हमें सॉरी। हमें हम्बल होना चाहिए कि अगर जहाँ हमारी गलती है तो हमें उसको मान लेना चाहिए, और इसी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और यही मेरा है, जहाँ है हम गलत तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको मानते हुए हमें अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए और आगे। आपको इंडस्ट्री में किस तरह के लोग मिले हैं? अच्छे मिले, बुरे मिले, या दोनों ही मिले? आपका क्या एक्सपीरियंस था लोगों को लेके? शिल्पी जी, लोग तो दोनों तरह के ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब जो हमें समझ पाते हैं या फिर जिनको हम बता पाते हैं कि हम ऐसे हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास दूसरे को समझने के लिए समय नहीं है। लोग सिर्फ 1-2 मिनट देख के जज करते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो उसके टैलेंट को भी समझ नहीं पाते। किसी के टैलेंट को भी समझने के लिए आपकी दोस्ती होना, उसके करीब होना बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यू एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या है। सामने वाला देख सकता है उसको, अगर ध्यान से देखना चाहे तो। सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग मुंबई में हैं जिनका टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा होगा टॉप लेवल पे, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं। भाई आज मैं भी अमित जी के साथ काम करना चाहता हूँ, अजय देवगन जी के साथ। मतलब इसी लेवल के लिए हम आते हैं ना मुंबई। इसलिए तो आते नहीं है कि हम 1-2 दिन के काम सीरियल में करेंगे। इसके लिए कोई बैंक का जॉब छोड़ के आएगा क्या? अनुपम खेर जी जैसे हैं, कादर खान सर ने जो काम किया है इंडस्ट्री में, टॉप के जो प्राण साहब रहे हैं, उस तरह के विलेन, तो उसके लिए ही तो मुंबई आया था ना मैं, कि मैं एक नोन फेस इंडिया का चमकता हुआ सितारा बनूंगा। तो नेचुरल है, हम उसी के लिए आते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं आया हूं कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं पूरी लाइफ दांव पे लगा के आया हूं। तो मुझे एक टॉप की सफलता, और मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूं, उसके लिए तो मैं आया यहाँ पे। लेकिन लोगों को धीरे धीरे लगे कि हाँ ये भाई, ये इंसान में टैलेंट है और ये डिजर्व करता है। अब इंडस्ट्री में समय है कि नए चेहरों की जरूरत है। मेन विलेन में आप लाओ मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा करूंगा। निगेटिव रोल्स मैं बहुत दमदार कर सकता हूँ। और
मतलब सब अच्छे प्रोडक्शन के साथ काम करना चाहता हूँ। टीवी सीरियल में भी मेन रोल, मेन इंपॉर्टेंट रोल मिले वो करना चाहता हूँ, और फिल्मों में बड़ी बड़ी काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब अच्छे बैनर्स में मैं काम करूं, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं, मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूं। टैलेंट को आगे आने में समय ज्यादा लगा है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये टैलेंट पहले ही आगे आ जाना चाहिए था। अब उसमें मेरी भी कमी हो सकती है, क्योंकि मैं किसी और को ब्लेम क्यों करूं, मेरे अंदर मैं अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, ये भी एक वजह हो सकती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो अभी मेरा देखिए, स्वराज सीरियल है डीडी नेशनल का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के थ्रू प्रीमियर हुआ है दिल्ली में। उसमें मैं मेन विलेन हूँ। आप उसमें मेरा कैरेक्टर देखो, मैंने फेसबुक में लगा रखे हैं मेरे डायलॉग, उठने का स्टाइल, आंखों का स्टाइल, हर मूवमेंट मैं कैसे पीता हूँ, कैसे मैं पैर रखता हूँ, उसके सारे मूवमेंट लाजवाब है। और मैं एज ए मेन विलेन भी इंडस्ट्री में कमाल कर सकता हूँ। मैं इमोशनल रोल्स बहुत अच्छे करता हूँ, कर सकता हूँ। वो पूरी शिद्दत से तुमसे मिलना चाहते थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। हर खत, हर ख्याल में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होता था। उनसे मिलकर मुझे एहसास हो गया था कि वो अपनी जिंदगी में खुद को हर तरीके से मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना जीता कि हारना भूल गए, मौत से भी नहीं डरे। ना उन्हें अफसोस था, ना मुझे अफसोस है। तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब अच्छा एक्टर हूं मैं, बहुत अच्छा एक्टर हूं, जिस मुकाम पे मुझे होना चाहिए। आई थिंक इंडस्ट्री, अगर लोग आपस में समझ जाए तो एक मतलब टॉप पे जा सकता हूं, और बिल्कुल जाना चाहता हूं। और होपफुली मैं आऊंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूंगा, मूवीज में अच्छी अच्छी और सीरियल्स में। ये है शिल्पी जी। हमारी इंडस्ट्री में अभी नेपोटिज्म के बारे में इतनी सारी न्यूज आती हैं, लोग कमेंट करते हैं नेपोटिज्म के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि नेपोटिज्म अभी जाके इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है, या हमारी जो पुरानी मूवीज जो आती थी 50s 60s 70s या 80s में, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब उस दौर में भी नेपोटिज्म था, या नेपोटिज्म सिर्फ अभी इस दौर में ही ज्यादा हाईलाइटेड है? शुरू से तो नहीं चलते आ रहा है, क्योंकि शुरू में तो लोग, कई सारे लोग मतलब आसानी से काम मिल जाता था, उतना स्ट्रगल इतना ज्यादा नहीं था जैसा अभी है। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में नहीं आते थे, तो ऐसा था नहीं। पर धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है, समय आगे आता जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो टैलेंट है, और लोग अपने पहचान वालों को पहले लेते हैं। ये तो एक नेचुरल बात है कि उनके जो ग्रुप के लोग होते हैं तो उनको पहले चांस देते हैं, और दूसरे लोगों को क्या टैलेंट है या क्या नहीं है ये देखने की फुर्सत है नहीं लोगों को, कि हाँ अच्छे से मतलब इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास 15 मिनट में स्किप पढ़ के वो चाहते हैं परफॉर्म करें। तो एक ट्रस्ट वाली बात नहीं है शिल्पी जी, ये बिल्कुल सही बात है। और मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। आप 10-15 मिनट स्किप पढ़ने के बाद एक भीड़ में क्या परफॉर्म करेंगे? उसके लिए एक सही माहौल का मिलना जरूरी है। तो वो अपनापन, वो माहौल जो पहले लोग देते थे, जैसे धर्मेंद्र के टाइम में समय देते थे, यार तेरे को करना है, तो इंसान काम कर सकता है। एक अजनबी बन के आप कोशिश करोगे सामने वाले से काम कराओ, तो कैसे करेगा? ग्राउंड में कैसे हो, हाँ करो जाओ बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि हाँ यार सामने वाला है, डटा है, तो कुछ तो उसमें होगा ना, डटा हुआ है, तो समय देना चाहिए। सो आपको भी कभी नेपोटिज्म फेस करना पड़ा है? कई बार हुआ है मेरे साथ, तो कि मुझे मैं डिजर्व करता हूँ बड़े बड़े ब्रेक्स के लिए शिल्पी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनालिटी वाइज मैं कम नहीं हूँ, मेरी वॉइस अच्छी है, मेरी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, मेरी एक्टिंग अच्छी है, मेरी आंखें बोलती हैं, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन लोग समझे तो, लोग समझ नहीं पा रहे हैं अगर, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? आपको वैसे रोल नहीं मिल रहे हैं तो कैसे परफॉर्म करोगे? तो इसलिए देखिए, अच्छे रोल मिलेंगे तो इंसान परफॉर्म कर सकता है। अच्छे रोल में ही इंसान अपना टैलेंट दिखा सकता है। 1-2 दिन के काम में क्या टैलेंट दिखाओगे?
तो मेरा यही है, हमेशा मेरे को जब भी अच्छा रोल मिला है, वो चाहे सावधान इंडिया में मेन विलेन का हो, ठाकुर का हो, उसमें मेरे बहुत अच्छे डायलॉग थे, तो मैंने अच्छा, साथ निभाना साथिया में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। स्वराज सीरियल जिसमें मैं मेन विलेन हूँ, उसमें बहुत जबरदस्त कमाल का प्रेजेंटेशन मैंने दिया है। एक निगेटिव रोल में मैंने मेन विलेन लगाया है मैंने अपने फेसबुक। जब आपने आपकी दूसरी पारी की शुरुआत की एक्टिंग में, तो आपने आपके स्किल्स पे किस तरह से काम किया या आपको कितने ऑडिशंस देने पड़ते थे? देखिए शिल्पी जी, मुंबई आने के बाद में मैंने यात्री ग्रुप श्री ओम कटारे जी के साथ में थिएटर भी किए हुए हैं, और पृथ्वी थिएटर में हम लोगों के विले पार्ले में कॉलेज है, वहां पर क्लास लगते थे, और उनके साथ में सुलभा देश पांडे थी, सूरज थापर जी थे मेरे साथ में, मेरे दोस्त हैं अभी भी, सूरज थापर और नितिन थे एक करके। तो मैंने उनके साथ में थिएटर किया था 1 साल तक आने के बाद। पर थिएटर एक ऐसी चीज है कि आप देखिए, रेगुलर क्योंकि अर्निंग भी करनी होती है, वहां पे इतनी कमाई होती नहीं है, तो उसके बाद में मुझे फिर सीरियल वगैरह पे फोकस करना शुरू किया, तो इसी दौरान मुझे कीर्तेश में मिला था। आजकल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या माया ऐप है, जिसके थ्रू ऑडिशन से रिलेटेड हमें सारी अपडेट्स बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो जब आप ऑडिशंस देते थे, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया या माया जैसे कोई एप्स हुआ नहीं करते थे, तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टीज होती थी एक ऑडिशंस के अपडेट्स पाने के लिए? जी शिल्पी जी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई साल पहले भी एक बार मैं आके वापस गया था, तो उन दिनों तो दौर ये था कि मोबाइल भी नहीं रहता था, तो हमें प्रोडक्शन में जाके बॉम्बे सेंट्रल साइड में ऑफिस थे, खार में, बांद्रा में, दादर में, तो इस साइड जाके ऑफिस में मिलना पड़ता था, डायरेक्ट जाके पता करना पड़ता था कि डायरेक्टर से मिलके कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या है। और उन दिनों क्या है, डायरेक्टर लोग डायरेक्ट मिलते थे ऑफिस में, कोई भी मूवी के हैं तो वहां जाके मिलते थे। फिर ये दूसरे दौर की बात आई जब ये आराम नगर साइड इंडस्ट्री आ गई, या फिर इन्फिनिटी के पास आ गई, वर्सोवा में आ गई, मलाड में आ गई। तो ये दूसरा दौर में जब मैं आया तो ऐसे था। तो ऐसे में भी क्या है, हम जाके जैसे आराम नगर चले गए, वहां देख रहे हैं एरिया एरिया में जाके कौन सी जगह पे 2000 में क्या ऑडिशन चल रहा है, 7000 में क्या ऑडिशन चल रहा है। तो वो जाके वहां पे एरिया में जाके देखते थे, अपने फ्रेंड से पूछते थे कि कहाँ पर ऑडिशन चल रहा है, कौन सा ऑडिशन चल रहा है, तो उस हिसाब से फॉलो करते चले गए, तो जाते थे जी। और माया टीवी तो खैर आपका बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसके थ्रू लोगों को ऑडिशन की जानकारी मिल जाती है। तो उस समय में इस तरह की चीजें कम हुआ करती थी, और अभी लोगों के सामने बेहतर है पहले से। अब आप हमें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। जी शिल्पी जी, एक्चुअली जैसा कि बताया मैंने आपको, रिसेंटली रिलीज भी बता रहा हूँ आपको, जो अभी भी आए हैं और बहुत अच्छे हैं। उनमें स्वराज सीरियल डीडी नेशनल का, जो कि बहुत ही अच्छा मेन विलेन हूँ वो एपिसोड का, उसमें काम मेरा बहुत अच्छा है। और आपका एक क्राइम वाला है, उसमें मेरा मेन रोल है, मेन ठाकुर का रोल है, मेन हूँ उसमें मैं। और मेरी आने वाली फिल्म काफू है, काफू जिसमें मैं हीरो का फादर बना हूँ, और मेन रोल है उसमें, मेरे ऊपर गाने भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं मेरे, बहुत अच्छे सीन है। उसको अपने पीठ पे बिठा के मैं गाना गाता हूँ, साइकिल में घुमाता हूँ, और कैसे फौज में जाता हूँ, वो बाद में हीरो बनना चाहता है। काफू फिल्म है मेरी। और मोक्ष नाम से जो बहुत ही शानदार शॉर्ट फिल्म आने वाली है, जिसमें हम लोगों ने 9000 स्क्वायर फीट ऊपर शिमला में शूट किया है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, माइनस में टेम्परेचर है, और उसमें तो बहुत ही कमाल के सीन आने वाले हैं। वो ऐसे शूट लोकेशन पे हुई है कि एकदम हॉलीवुड स्टाइल में हुई है, और बहुत ही बेहतरीन काम है मेरा। तो मैं भी जून में है, मेरी बात हुई थी डायरेक्टर से, तो अर्पित दुबे जी डायरेक्टर हैं इसके, तो वो मैं भी जून में या जुलाई में आ जाएगी। ओटीटी अभी डिसाइडेड नहीं है, तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, पर वो आने के बाद तो पूरा बहुत ही धमाल होने वाला है। तो
ऐसे करके मेरे क्राइम के भी 2-3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक मेरी वेब सीरीज शुरू होने वाली है अगले महीने, जिसमें मैं मेन रोल कर रहा हूँ और कॉमेडी रोल है। मेरे साथ में एक हीरोइन भी है, तो मुझे जैसे शक्ति कपूर जी वगैरह रोल करते थे तो उस तरह से कॉमेडी करने का भी मौका मिलेगा। नितिन जी हैं उसके, बहुत कमाल के राइटर भी हैं, उन्होंने डायलॉग्स भी मेरे को सुनाए हैं। तो उसकी शूटिंग जून में शुरू होने वाली है और मेन रोल है उसमें, मेन रोल कर रहा हूँ। और एक श्रीदत्त माने जी हैं, उनकी फिल्म शुरू होने वाली है, उसमें मेरा मेन नेता का कैरेक्टर है। उसमें भी मैं मेन रोल कर रहा हूँ, मेन नेता बना हूँ, फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर हूँ और दमदार कैरेक्टर है। तो ऐसे क्या है, जो लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो नेचुरल है मैं भी उनको अच्छे से अच्छा काम करके दूंगा और निराश नहीं करूँगा, दमदार रोल करूँगा। तो अब तक का आपका सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? अभी तक का देखिए, स्वराज सीरियल में मुझे बहुत मजा आया, और आपका ये मोक्ष जो है, मोक्ष तो खैर बहुत ही, क्योंकि हम लोगों ने माइनस डिग्री में शूट किया है तो वो तो एक एक्सपीरियंस है शिमला का, और उधर का एकदम बर्फ में कांपते थे, फिर वो इनर वगैरह पहन के हीटर जलते थे, और तो वो तो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। फिल्म मोहनजोदारो में आशुतोष गोवारिकर जी के साथ में मैंने काम किया था, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ अच्छे सीन एडिट हो गए, और एक सीन आया है IMDb पे हूँ ऋतिक के साथ वाला, एक सीन आया है कबीर जी के साथ वाले, जो कमाल के सीन थे वो नहीं आ पाए, पर अब ठीक है। तो फिल्म काशी इन सर्च में गोविंद नामदेव जी के साथ में काम किया है मैंने। तो साउथ की फिल्म संगाली रहना की है, काफू जो बता रहा हूँ वो, उसको काम करके बहुत मजा आया, मेरा मेन रोल्स का प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है मुझे जब मेन कैरेक्टर मिलते हैं तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। छोटे छोटे रोल में परफॉर्म करने को कुछ ऐसा होता नहीं है कि आप जब तक आप फोकस है, क्योंकि जिसमें भी मेरी एंट्री दमदार दिखाई है उसमें मैंने कमाल किया है। जैसे ये सीरियल साथ निभाना साथिया में मैंने पंडित का कैरेक्टर किया, तो उसमें भी मेरे डायलॉग आप देख सकते हैं। जो एंट्री है, जय श्री कृष्ण, बहुत भारी अनहोनी होने वाली है। तो इस तरह के मेरे को अगर अच्छे डायलॉग मिलते हैं और कैरेक्टर मिलते हैं तो वो मैं अच्छे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और कई लोग समझते हैं ये सिर्फ फॉरेनर के रोल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्योर इंडियन लुक भी है, इंडियन में भी जाता हूँ, फॉरेनर लगता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन लोगों की गलत फहमी है कि फॉरेनर लुक में जाते हैं और उसमें जाते हैं। ऋतिक रोशन वगैरह भी तो फॉरेनर लुक के साथ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं इंडियन में वकील के रोल में भी चल सकता हूँ, डॉक्टर के रोल में भी चल सकता हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, लुक से भी बुरा नहीं हूँ। तो मुझे लगता है अब बड़े रोल मिलने चाहिए। अभी तो मैं चाहता हूँ बड़े बड़े रोल्स ही मिले, क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत छोटे छोटे और ऐसे रोल्स में जाए। अच्छे अच्छे रोल मिले, अच्छे अच्छे बैनर करना चाहता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेके मैं मुंबई आया था, जिस लक्ष्य के लिए मैंने इतना कुछ खोया है, तो मैं उस लक्ष्य में ऊंचाई तक पहुंच सकूं और फिल्म इंडस्ट्री में एक नोन चेहरा बन सकूं, जैसे पूरा देश पहचाने, पूरा वर्ल्ड पहचाने। अभी जो हमारे इंडस्ट्री में नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, जिन्हें एक्टिंग करनी है, जिन्हें थिएटर करना है, तो आप उनको किस तरह से आप उनको गाइड करना चाहेंगे? यंगस्टर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो उनको गाइड यही है कि वो तैयारी के साथ में आए, अपना प्रदर्शन अच्छा रखें, मुंबई में अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि हम कितने सारे अपनों को छोड़ के आते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ अपने हर पल का सदुपयोग अच्छे से करें। कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारा समय वेस्ट हो, फ्रेंडशिप में या किसी भी चीज में, क्योंकि गया हुआ समय दोबारा आता नहीं है। हम अपने पीछे कई सारे अपनों को छोड़ के आए हैं जो हमारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी से प्रेरित होकर या उससे सीख लेते हुए हम जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करें जिससे हमारे अपने भी हमारी सफलता को देख पाए, जिनके लिए हम ये करने आए थे। तो बी सिंसियर और काम पे फोकस रहो आप। ये हमारा अपना शहर नहीं है मुंबई, हम अपने दूसरे शहर से यहाँ कुछ करने आए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से करें। क्योंकि समय छूटने के बाद कई बार मान लो आपको वापस जाना पड़ा, मैं तो फॉर्चुनेट था कि आ गया या जो भी, फिर दोबारा मौका मिलता नहीं है। तो
मौके को देख के चौका मारो। बस यही कहना चाहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नई पीढ़ी के लिए। मेरे इंटरव्यू का मकसद भी यही था कि लोग सीखें, क्योंकि मेरी लाइफ एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रही है और मैं इस एज में 53 की एज में 6 मार रहा हूँ, 54 में जा रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। समय को यूटिलाइज करिए, थिएटर करिए जितना आप कर सकते हैं आपकी स्थिति के हिसाब से। पर जीवन की जो पाठशाला है वो सबसे बड़ी पाठशाला है। उसको एक्टिंग, उसको देख के भी इंसान सीख सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस समय को जाया न करें और फोकस करें अपने काम पर। आप अपने माध्यम से हमारे इंडस्ट्री को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी शिल्पी जी, मैसेज तो क्या, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने फिल्म जीवन के लिए अपना, देखिए, बैंक का जॉब त्याग किया और मेरी माँ भी चल बसी, एक लंबा संघर्ष है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। अभी ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट ये बता रहे हैं, या जो जिसमें मैं फिलहाल जो मैंने किया है, तो आप देख सकते हो टैलेंट तो है। तो टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। कितने साल चले जाते हैं, कितने अपने पीछे छूट जाते हैं। तो बस यही है कि अच्छे से परखें आप टैलेंट को, समय दें कि जिसमें भी लगे आपको गुंजाइश की, हाँ उसे समय मिलेगा प्रॉपर, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है कि इस इंसान को हम समय दें तो ये इसका बेहतरीन निकालने की कोशिश करें। है क्या, फुर्सत है नहीं लोगों के पास किसी को समझने की। यहाँ सिर्फ एक ऑडिशन के दम पे जो 5-10 मिनट की स्क्रिप्ट दी जाती है उसके बेस पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है, डिजर्विंग है या नहीं है। या फिर लोग अपने पहचान वालों को ले लेते हैं, जो उनके ग्रुप में लोग हैं उनको ले लेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ग्रुप के अलावा भी जो टैलेंट है आया है, बेचारे लोग अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, अपनों को छोड़ के आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उनकी तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने अपने लोगों को छोड़ के आए हैं। तो आप सबको अवसर दीजिए और बड़े अवसर दीजिए, जिससे वो अपने टैलेंट को शो कर सकें और इस शहर में जो पाने के लिए मुकाम आए हैं वो उनको मिल सके। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इतनी सीरियस डिस्कशन के बाद अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और आपसे कुछ फनी क्वेश्चंस पूछते हैं। इस सेशन का नाम है क्विक आंसर सेशन। मैं आपसे कुछ फनी क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना होगा। हाँ। तो संजय जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि हमें पता है कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन में आम बहुत फेमस है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे कि आप आम काट के खाते हैं या गुठलियों के साथ? काट के ही खाते हैं। आपने कभी ट्राई किया है गुठली के साथ आम खाने का? चूसते हैं तो गुठली, लेकिन गुठली फिर हटा देते हैं। वो चूसने वाले आम आते हैं तो उसको चूस के ही खाते हैं। अभी हाँ, तो जैसा आम है उस तरह से काटते हैं। जैसे काटने वाला आम है तो काटते हैं। बादामी आम मेरा सबसे फेवरेट है, खट्टा मीठा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसको आप चाकू से काट के खाते हैं, डायरेक्ट दांत से काट के और एक वो छोटा चूसने वाला आम आता है वो चूस के खाते हैं। शाहजहानपुर की ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? शाहजहांपुर में जो एक नवाब बनाते हैं होली वाले दिन, और उसको गधे के ऊपर जूतों की माला पहना के उसकी एक जुलूस निकालते हैं। होली में हम लोग यही करते थे, तो वो उसको मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। और वहाँ फैक्ट्री ग्राउंड में रामलीला होती थी जो कि बहुत ही मशहूर है। आपने जो शाहजहानपुर की होली की बात कही है कि वहां पे किसी को भी पकड़ के नवाब बनाया जाता है, तो उसको नवाब बनाने के बाद गधे पे क्यों बैठाया जाता है? मतलब उसके पीछे कोई स्टोरी है या कुछ रिचुअल्स है उसके पीछे? नहीं, एक्चुअली वहाँ का ये ट्रेडिशन है कि किसी एक इंसान को ऐसे पकड़कर उसके बाल काट के और उसके गले में जूते की माला पहना के उसको पूरे शहर में, वहाँ एक गर्रा और खरनोट नाम की नदियां हैं, वहां जाके नदी में डुबकी लगाते हैं। तो वहाँ का ये परंपरा है और बहुत मशहूर है। वहाँ एक टोली निकलती है, गधे के ऊपर सब रंग खेलते हुए जाते हैं और नदी के पास उसको उतार के फिर नहाते हैं। अच्छा, तो
मतलब ये जो नवाब बनाने वाली जो आपने बात कही है, तो इसके पीछे मतलब बेसिकली कोई पौराणिक कहानियां नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शाहजहांपुर का ट्रेडिशन है कि होली में ये वहाँ की ये बात बहुत फेमस है, तो इस तरह से लोग करते हैं। तो वो चीज हो गई रामलीला वाली फैक्ट्री। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, गर्मी में आपको सबसे ज्यादा किसकी हवा खानी पसंद है, एसी की या कूलर की? पेड़ की। वैसे तो पेड़ की, लेकिन अब जो मिल जाए, कूलर एसी जो मिल जाए तो खा लो। क्योंकि आजकल तो पेड़ वैसे भी नहीं मिलते एनवायरनमेंट के। ट्रेन में हवा खाते हुए। लेकिन घर में तो आपको, घर में तो एसी की ही अच्छी लगती है हवा, तो इंसान एसी का ही मजा लेना चाहता है। वरना जनरली कूलर तो एक इंडियन वो है, तो कूलर की हवा भी अच्छी लगती है। तो आपको कूलर की हवा खाते खाते कभी कुछ बचपन की याद आई है? हाँ, बचपन में तो कूलर की हवा खाते थे, तो कूलर की हवा खाते खाते मम्मी पापा की भी याद आ जाती है, और साथ में उनकी बनाई हुई मैदे की मटरी की, या जो चीजें वो नाश्ते में बनाती थी, पकोड़े बनाती थी शाम के टाइम, आलू के पराठे बनाती थी। क्योंकि हम लोग सिंधी हैं, तो हम लोगों में कई तरह की डिशेज, जैसे मेथी के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे, कढ़ी, सिंधी कढ़ी है, तो इन सारी चीजों की याद आ जाती है कूलर की हवा खाते खाते, क्योंकि परिवार का मिस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो सब याद आता है। ओके, सो अब हम आपसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है और क्यों? आउटडोर में क्रिकेट है। क्रिकेट में मैं अपने कॉलेज की टीम में ओपनिंग बैटिंग करता था शाहजहांपुर में, और मुझे डिस्ट्रिक्ट में, कॉलेज में, इंटर में बेस्ट ओपनर का भी मिला हुआ है सर्टिफिकेट। तो क्रिकेट और इंडोर में कैरम, दोनों अच्छा खेलता हूँ। वैसे तो मैं चेस वगैरह भी खेलता हूँ, क्योंकि घर में हम लोग चारों भाई खेलते रहते थे। मैं बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, हॉकी भी हम लोगों ने खेला है, पापा सब ला के देते थे, क्रिकेट भी खेला है। तो ऐसे गेम्स तो कई सारे मुझे आते हैं और ठीक ठाक खेलता हूँ। ओके, सो आपने कभी स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ ना, सोचा इस बारे में कि कर पाऊँ, तो करियर के हिसाब से तो नहीं सोचा। बाकी गेम्स बहुत सारे खेले हैं मैंने, चेस, ये सब जो बताया मैंने। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप अपने आप को वन वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं गलती करके मान लेने वाला इंसान। मुझे लगता है इंसान को किसी को ऐसा वो नहीं करना चाहिए, मतलब अगर हम गलत हैं तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और चीट नहीं करना चाहिए। चीटिंग एक बहुत बड़ा अपराध है, इतना जघन्य अपराध है। मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑनेस्ट रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो ये चीज है, और मुझे यही अच्छा लगता है। आपके इस ऑनेस्ट और इंस्पायरिंग इंटरव्यू के लिए हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट माया टीवी और माया ऐप की तरफ से। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, माया टीवी, माया ऐप, आपने मुझे ये सम्मान दिया, आपके शो में आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों, दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स, मित्र, सभी को और पूरे देश को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं। आशा करता हूं कि पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। और हम भी आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, आपको और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जी, और पूरी इंडिया आपको एक अच्छे एक्टर के तौर पे जाने। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, थैंक यू माया टीवी।